जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आज आपको पता है कि हम आज शुरू कर चुके हैं भूगोल, यानी कि जिसको हम जियोग्राफी इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा डिमांड थी। आपको बता दें कि हिस्ट्री हमने पूरी कंप्लीट करा दी है। अब दोस्तों हम जियोग्राफी शुरू कर रहे हैं। ठीक है, और जियोग्राफी भी बहुत जल्द समाप्त कर देंगे, क्योंकि देखिए इसमें वही चैप्टर हम देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। ठीक है, इसके बाद मेरे दोस्तों इकोनॉमिक्स और पॉलिटी बचेगी, उसको भी हम जल्दी से करवा देंगे। ठीक है, तो साथियों आज से हम शुरू करने वाले हैं भूगोल जियोग्राफी। दोस्तों आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि कैसी क्लासेस आपको लगती हैं। ठीक है, ये जो क्लासेस है सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खास करके दोस्तों यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए, जूनियर असिस्टेंट के लिए ये दोनों एग्ज़ाम्स को टारगेट करके बहुत अच्छे से चीज़ें चलाई जा रही हैं। ठीक है, तो आज पहली क्लास है, शुरू करते हैं। उसके पहले बता दें आपको कि साथियों जाइए आप हमारे ज्ञान आरबीएल के प्लेलिस्ट में। ठीक है, चैनल के प्लेलिस्ट में, और वहाँ पे जैसे आप जाएंगे दोस्तों, देखिए ये एक प्लेलिस्ट दिख जाएगा आपको संपूर्ण इतिहास के नाम से। ये हमने 30 वीडियो में पूरा का पूरा इतिहास पढ़ा दिया है, जा कर के पढ़ लीजिए। इससे बाहर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, और दोस्तों ये है 10 मिनट शो, मतलब 10 मिनट में हमने हिंदी का एक चैप्टर कंप्लीट किया है। ट्रिक और कॉन्सेप्ट के माध्यम से जाकर के देख सकते हैं। और ये स्टैटिक जीके सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके यूपी पुलिस एग्जाम के लिए, स्टैटिक जीके पार्ट, जिसमें दोस्तों आपको बता दें 13-14 क्वेश्चन एक शिफ्ट में पूछे गए। तो जा करके इसको देख लीजिए बहुत ही शानदार तरीके से। और दोस्तों संपूर्ण हिंदी भी हमने पढ़ा दी है, अगर आप चाहते हैं संपूर्ण हिंदी पढ़ना इस प्लेलिस्ट में जा करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आप हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर जाइए दोस्तों, आपको बहुत सारे PDF मिल जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों जैसे आप जाएंगे, देखिए ये हमारा ई बुक वाला कॉलम है। यहाँ पर जैसे जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको बहुत सारी PDF 50-50 रुपये मिल जाएंगे दोस्तों, चाहे इतिहास की हो, ठीक है, हिंदी की हो, स्टैटिक जीके हो, यूपी स्पेशल हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगे। अगर कोर्सेज वाले कॉलम में जाएंगे तो कोर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो जाइएगा दोस्तों, जैसे कि आप ये हमने संपूर्ण भारतीय इतिहास पढ़ाया, मात्र 50 रुपये मिल जाएगा। ठीक है, और दोस्तों अगर कंप्यूटर कोर्स आप चाह रहे हैं दोस्तों यूपी SSSC के किसी भी एग्जाम से, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट हो, VPO हो, असिस्टेंट अकाउंटेंट हो, AGTA हो, इन्फोर्समेंट कांस्टेबल हो, सभी के लिए दोस्तों ये 199 रुपये में आपको अब मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा स्टैटिक जीके की बुक है 50 रुपये में, जो कि दोस्तों आपके यूपी पुलिस दोस्तों बहुत ही तेज़ी से मतलब इसका प्रचार प्रसार हुआ था, आपको पता होगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये सफलता 2.0 बैच है हमारा जूनियर असिस्टेंट के लिए, तो जा करके ले सकते हैं मात्र 399 रुपये में। ठीक है, सफलता 2.0 बैच जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों के लिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो साथियों आज से आपकी जियोग्राफी की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं और आज ये आपकी पहली क्लास है जियोग्राफी की। ठीक है, तो जियोग्राफी देखिए हम शुरू कर सकते थे और भी चीज़ों से, मगर दोस्तों हम आज देखेंगे संक्षिप्त चीज़ों में, यानी कि संपूर्ण भारत हम एक नज़र में जल्दी दोस्तों देख करके आपको बता देंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछ ले आते हैं, इसलिए हम दोस्तों इस टॉपिक को छोड़ने वाले नहीं थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं संपूर्ण भारत एक नज़र में। ठीक है, चलिए अब दोस्तों अगर भारत की बात करते हैं तो भारत की दोस्तों राजधानी क्या है, तो नई दिल्ली। आपको पता है कि दोस्तों 1911 के पहले दोस्तों क्या होती थी, भारत राजधानी कोलकाता होती थी। ठीक है, क्या होती थी, कोलकाता। जब दोस्तों तीसरा दिल्ली दरबार लगता है 1911 में, तब दोस्तों आपको पता है हार्डिंग द्वितीय के समय, किसके समय, मैंने दोस्तों इतिहास में पढ़ाया है कि हार्डिंग द्वितीय के समय दोस्तों, हार्डिंग द्वितीय के समय, ठीक है, हार्डिंग द्वितीय के समय दोस्तों क्या होता है, तीसरा दिल्ली दरबार लगता है, और वहीं पर दोस्तों बताया जाता है कि भारत की राजधानी कोलकाता से अब उठा के क्या कर दी जाएगी, नई दिल्ली कर दी जाएगी, दिल्ली कर दी जाएगी। ठीक है, तो भारत राजधानी क्या है, नई दिल्ली। दोस्तों भारत के और नाम क्या क्या है, तो आर्यवर्त भी कहते हैं, जम्बू द्वीप भी कहते हैं, भारतवर्ष कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं, इंडिया कहते हैं। ठीक है, चलिए अब साथियों अगर बात करते हैं भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है, तो भौगोलिक स्थिति क्या है दोस्तों, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। क्या, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है दोस्तों। ये आपके RRB ग्रुप D में पूछा गया क्वेश्चन 2018 में। तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध क्या होता है ये भी मैं आपको बता दूं। साथियों अगर ये पूरा ग्लोब है, यानी ये पूरी दुनिया है, तो साथियों को होता है यहाँ पर एक विषुवत रेखा खींचा जाता है। ये देखिए विषुवत रेखा 0 डिग्री जिसको बोलते हैं, और ये दोस्तों क्या करता है, ये 0 डिग्री दोस्तों क्या करता है कि पूरे विश्व को 2 भागों में बांटता है। यानी ये ऊपर वाला जो गोलार्ध है दोस्तों, उसको 2 भागों में बांटेगा। ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध हो गया, क्या होगा दोस्तों, ये उत्तरी गोलार्ध होगा, और नीचे वाला ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। ठीक है,
तो ये देखिए आधा आधा हो गया। तो यानी अब दोस्तों हम इसको भूल जाएंगे क्योंकि इसमें भारत है नहीं। अब दोस्तों ऊपर वाले देखेंगे, ठीक, ये वाला। तो ये वाला दोस्तों जो है, इस वाले में भी भारत कहाँ पे स्थित दोस्तों, अगर इसको भी हम दो भागों में बांट लें तो दोस्तों ये देखिए ये पूरा वाला हिस्सा है, तो इसको हम पूर्वी बोल देंगे, पूर्वी बोल देंगे। और दोस्तों ये पश्चिम वाला बचता है तो इसको हम पश्चिम बोल देंगे। देखिए पहले से क्या है, ये दोस्तों उत्तर वाला तो पहले से ही है, मगर दोस्तों उत्तर में भी इस वाले गोलार्ध को हम उत्तरी पूर्वी बोलेंगे और इस वाले गोलार्ध को हम उत्तरी पश्चिमी बोलेंगे। तो दोस्तों आपका भारत दोस्तों कहाँ स्थित है, तो भारत हमारा दोस्तों ये यहाँ पर स्थित है, ये यहाँ पर दोस्तों भारत स्थित है। कर्क रेखा गुजरती है भारत से, ये कर्क रेखा देख सकते हैं आप गुजर रही है दोस्तों, ये वाला भारत स्थित है। इसलिए दोस्तों ये क्या है, पहली चीज़ कहाँ है, तो उत्तरी गोलार्ध में। और उत्तरी गोलार्ध में भी कहाँ है दोस्तों, ये पूरब की ओर स्थित है। तो ये दोस्तों आपका उत्तरी पूर्वी गोलार्ध जाएगा। आपको दोबारा मैं समझा दूँ, देखिए ये आपका उत्तरी गोलार्ध हो गया, और अगर उत्तरी गोलार्ध को भी दो भागों में बांटते तो ये पूर्वी हो गया, ठीक है, पूर्वी गोलार्ध हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। और तो भारत आपका यहाँ पर स्थित मिल जाएगा कर्क रेखा गुजरता हुआ, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत, ठीक है। चलिए साथियों, आपको समझ में आ होगा कि भारत कहाँ स्थित है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। उत्तरी गोलार्ध है ना, सॉरी, अक्षांशीय विस्तार कितना है दोस्तों, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के उत्तरी अक्षांश से लेकर के दोस्तों 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक, उत्तरी अक्षांश। आपसे पूछेगा अक्षांशीय विस्तार क्या है, ठीक है, तो आप बताइएगा 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। साथियों अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं दोस्तों, आपको पता होगा कि दोस्तों ये जो होती है दशांतर रेखा होती है जो सीधी जाती है इस तरफ से, ठीक है। साथियों को पता है जो ग्लोब में आपकी लेटी हुई रेखा होती है ये देशांतर होती हैं, और जो खड़ी हुई रेखा होती हैं जैसे ये दोस्तों ये आएंगी, इसको हम अक्षांशीय रेखा बोलते हैं। तो अक्षांशीय विस्तार कहाँ से होगा दोस्तों, उत्तर से दक्षिण की तरफ, ठीक है। तो साथियों ये आपको दिखाते हैं अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं, तो हमने बताया अभी, देखिए भारत है तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के ऊपर कहाँ तक है, तो दोस्तों 37 डिग्री 6 मिनट तक। दोस्तों ये अक्षांशीय विस्तार हो गया ना, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है। तो ये समझ गए। अब ये देशांतरीय विस्तार दिखा दे आपको, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक दोस्तों ये क्या हो जाएगा आपका दोस्तों देशांतर विस्तार, ठीक है। चलिए ये दो चीज आपको समझा चुके हैं साथियों, ये अक्षांशीय आप देख चुके हैं और देशांतरीय विस्तार भी देख चुके हैं। 68 डिग्री 60 मिनट से पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, ये आप समझ गए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं मानक समय। मानक समय दोस्तों ये कितना है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझिएगा। मानक या में उत्तर रेखा कौन सी है, तो 82.5 डिग्री, ठीक है। ये दोस्तों प्रयागराज के समीप नैनी का समय ग्रीनविच माध्य से दोस्तों 5.5 घंटा आगे है। दोस्तों हम लोग क्या हैं दोस्तों, हमसे क्या है वो दोस्तों क्या है, प्रयागराज के समीप नैनी ग्रीनविच से दोस्तों हम लोग क्या है 5.5 घंटा आगे चलते। ये क्वेश्चन आपके पेट और आरआरबी एनटीपीसी पूछा गया। दोस्तों हमारा जो समय है वो दोस्तों ग्रीनविच समय से दोस्तों 5.5 घंटा क्या है आगे है, ठीक है। और आप बता दें जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है भारत के 5 राज्यों कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएसआई में पूछा गया, आरआरबी एनटीपीसी पूछा गया। देखिए 3 तो आपके प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। ऊपर दोस्तों 36 और उड़ीसा याद रख लेना। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश 3 हो गए, और 36 और उड़ीसा, ठीक है। गढ़ किसका है, उड़ीसा का, ठीक है। गढ़ किसका दोस्तों, उड़ीसा का गढ़ है। गढ़ मतलब छत्तीसगढ़ और उड़ीसा मतलब उड़ीसा, प्रदेश गढ़ उड़ीसा, ठीक है। ऐसे कुछ करके याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए ये जो आपका है दोस्तों 82.5 डिग्री, ये निकलता कैसे है, कैसे निकलता है इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों हमारा जो देशांतरीय विस्तार होता है कितना है दोस्तों, 68 डिग्री 7 मिनट हटा देंगे दोस्तों, और 97, ठीक। इसको अगर हम जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 8 7 15, ठीक है। और 9 6 15 15 एक दोस्तों 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब दोस्तों अगर इसका हम आधा करते, किसी भी देश का दोस्तों जब हम मानक समय निकालते क्या करते हैं दोस्तों, देशांतर को दोस्तों जोड़ के उसका आधा कर देते हैं। आप दोस्तों इसका आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, आपका 82.5 आ जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से करते हैं, ठीक है। एक बार मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ साथियों। जो ये है आपका, ठीक है, ये रेखा है आपका, देखिए 68 और 97, इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे दोस्तों, ये लगभग दोस्तों आपको 82.5 डिग्री आएगा, और 82.5 डिग्री लगभग दोस्तों यहाँ से होकर गुजरेगी लगभग आधे से, ठीक है। तो इनमें 5 राज्य आपके आ जाएंगे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़ और दोस्तों उड़ीसा, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे, ये आपका समय मानक रेखा है, ठीक है। चलिए
साथियों आप समझ गए होंगे कि क्या है मानक समय कितनी है। आपसे पूछेगा मानक समय रेखा कितनी है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है, या फिर मानक या में उत्तर भी 82.5 डिग्री यही बोलते हैं, ठीक। 5.5 घंटा आगे है कहाँ से, ग्रीनविच से, ठीक है। ये लंदन से मापा जाता है दोस्तों, ठीक है। यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2021 में पूछा गया और एनटीपीसी में पूछा गया। आपको याद रखना ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है ना। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया कौन कौन से राज्य, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा। अब सब वही बात करते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा को होता है हमारे देश के बीचों बीच से गुजरती है, तो ये 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, आपके यूपी पुलिस में भी पूछा गया। वैसे मित्र पर गमछाझार ऐसे भी लोग याद रखते हैं, या फिर गुराम छपझा त्रिमी, ऐसे आप कहेंगे दोस्तों। एक लाइन से है, जैसे गु से गुजरात, रा से राजस्थान, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, पा से पश्चिम बंगाल, त्रि से त्रिपुरा और मी से मिजोरम। यूपी पुलिस में पूछा गया, ठीक है। और याद रखना ये आपके आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्या, कि कर्क रेखा भारत भूमि को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा आपको दिखा दे क्या है, तो साथियों अगर ग्लोब में देखें तो ये आपको कर्क रेखा दिख रही होगी 23.5 डिग्री, ठीक है, नॉर्थ में, ठीक है। अब दोस्तों यही आपके भारत में कहाँ से गुजरती है, तो भारत दोस्तों ये आपको दिख रही है, भारत दोस्तों यहाँ से बीचों बीच से दोस्तों ये ऐसे होकर गुजरे गुजरात से आसपास से, ठीक है। और दोस्तों ये आपके 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, ठीक है। ये चीज़ समझ गए होंगे आप बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए ये समझ गए। अब दोस्तों पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो 2933 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण दोस्तों 3214, ठीक है। ये आपको भी दिखा दें, देख सकते हो दोस्तों। सबसे दोस्तों पूर्वी पॉइंट कीबुथु है, और सबसे पश्चिमी पॉइंट कौन सा है, गौर माता गुहार मोती ना। यहाँ से ये दूरी देखते हो आपको नापा गया दोस्तों कितनी है, 2933 किलोमीटर। वही दोस्तों सबसे उत्तरी पॉइंट दोस्तों इंदिरा कॉल है, और सबसे दक्षिणी पॉइंट दोस्तों भूमि से लगने वाला कन्याकुमारी दोस्तों। यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूरी मापी गई है, ये पूरी दूरी तो आप देख सकते हो दोस्तों, ये 3214 किलोमीटर, ठीक है। तो 29, 33, 32, 14 दोस्तों ये लंबाई चौड़ाई है भारत की, ठीक है। तो दोस्तों 29, 33, 32, 14 ये चीज़ें आपको याद रख लेना। चलिए स्थलीय सीमा दोस्तों कितनी लगती है भारत से, यानी कि स्थलीय सीमा दोस्तों जो पूरा आपका भारत है, इससे दोस्तों स्थलीय सीमा टोटल कितनी लगती है, तो दोस्तों 15,106.7 किलोमीटर ये पूरी लगती है। और कितने कितने देश की सीमा लगती है, तो 55 MB, बा से बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। दोस्तों सबसे ज़्यादा सीमा किससे लगेगी, तो बांग्लादेश से, सबसे कम दोस्तों अफगानिस्तान से। इसके बारे में दोस्तों हम अगले वीडियो में बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे। वही दोस्तों तटीय सीमा दोस्तों जो समुद्री सीमा बनाते हैं, ठीक है। तटीय सीमा दोस्तों कितनी लगती है, स्थलीय हो गई केवल स्थल, तटीय सीमा कितनी 7516.6 किलोमीटर। ये आपके आरआरबी एनटीपीसी में भी पूछा गया क्वेश्चन कितनी लगती है, ठीक है। तो 7516 लगभग याद रखिएगा, ठीक। और सर्वाधिक सीमा किस राज्य की लगती है, तो GAT गैट लिख लेना, गैट है ना। जी से गुजरात, ए से आंध्र प्रदेश, टी से तमिलनाडु। सबसे ज़्यादा कहाँ, गुजरात में, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, ठीक है। और देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, गुजरात है। ये आपके ROR में पूछा गया। सबसे कम किसकी छूती है, किस राज्य की दोस्तों, तो गोवा की, ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेशों में अगर बात कर ले सबसे ज़्यादा किसकी लगती है, तो साथियों सबसे ज़्यादा लगती है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की 1962 किलोमीटर। फिर सबसे कम दोस्तों दमन व दीव की। अगर पूछ ले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों में सबसे ज़्यादा किसकी सीमा लगती है दोस्तों, तब आप अंडमान निकोबार के बताइएगा, क्योंकि देखिए इसकी 1962 किलोमीटर लग रही, और गुजरात की केवल और केवल 1214 किलोमीटर, ठीक, क्योंकि वो राज्य है और ये केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों प्रादेशिक जल सीमा क्या होती है, समुद्री तट से 12 नॉटिकल मील तक दोस्तों क्या होती है प्रादेशिक जल सीमा। ये आपसे पूछा गया यूपीएसआई में कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितनी है, 12 नॉटिकल मील, ठीक है। और आपको देखिए क्वेश्चन आपके यूपीएसआई 2017 में पूछा गया था कि भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार कितना है, तो 12 नॉटिकल मील तक, यानी 12 नॉटिकल मील तक, यानी 12 समुद्री मील तक दोस्तों अगर कोई क्राइम करता है उसे भारतीय दंड संहिता के हिसाब से ही क्या पनिशमेंट दिया जाएगा। और एक समुद्री मील सीमा की लंबाई कितनी होती है, 1852 मीटर, यानी दोस्तों लगभग 1.852 किलोमीटर होती है, ठीक है। चलिए होता क्या है दोस्तों, जैसे मान लीजिए हमारा भारत है, समुद्री सीमा, ये पूरा भारत का दक्षिणी भाग है। अब दोस्तों यहाँ से एक देखिए ये कटा छटा होता है ऐसा, इस देखिए समझिएगा, मान ले दोस्तों ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, ऐसे करके कुछ है ना कटा छटा। दोस्तों इसमें एक सीधी लाइन मारते हैं, उसके बाद दोस्तों यहाँ से मापते हैं 12 नॉटिकल मील, यानी कि ये 12 नॉटिकल मील होगा। यहाँ तक दोस्तों सीमा को हम क्या बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक की सीमा क्या बोलेंगे, प्रादेशिक जल सीमा। फिर दोस्तों प्रादेशिक जल सीमा से आगे 24 नॉटिकल मील फिर जाएंगे, 24 नॉटिकल मील दोस्तों फिर जाएंगे, और दोस्तों यहाँ तक होगा संलग्न क्षेत्र, इसको हम क्या बोलेंगे, भारत का संलग्न क्षेत्र, ठीक है।
अब समझिएगा, जो प्रादेशिक जल सीमा होती है 12 नॉटिकल मील तक, यहाँ तो दोस्तों भारत का कानून लागू होता है, भारत सब कुछ यहाँ पे कर सकता है। ठीक है। अब दोस्तों संलग्न क्षेत्र होता है यानी 12 नॉटिकल मील से फिर आगे 24 नॉटिकल मील, फिर दोस्तों 24 नॉटिकल मील से फिर 200 नॉटिकल मील आगे जाएंगे। ठीक, तो एक क्षेत्र और भी आएगा, अभी आगे बताते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। तो देखिए संलग्न क्षेत्र में क्या होता है, प्रादेशिक सीमा जल सीमा से आगे 24 नॉटिकल मील आगे तक होता है। इसमें दोस्तों शुल्क लगाने का अधिकार होगा, यानी टैक्स वसूल सकता है भारत। अगर यहाँ पे कोई जहाज आती है, यहाँ पे टैक्स लगा सकता है 24 नॉटिकल मील तक। ठीक है, टैक्स लगा सकता है कि हमें टैक्स चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आगे होता अनन्य आर्थिक क्षेत्र दोस्तों 200 नॉटिकल मील तक है ना। हमने बताया कि यहाँ दोस्तों 12 आएंगे, फिर 24 आएंगे, फिर दोस्तों 200 आएंगे। ठीक है, तो 200 नॉटिकल मील तक क्या होता है, ये किसी भी देश के लिए, ठीक है, उसे हम संलग्न क्षेत्र बोलते हैं। 200 नॉटिकल मील तक होता है। यहाँ पे संसाधनों का दोहन कर सकते हैं, कोई भी वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकते हैं। अगर कोई द्वीप मिलता दोस्तों, उस पे हक किसका होगा, उसी देश का होगा जो कि 200 नॉटिकल मील के अंदर आएगा, जिस देश का। ठीक है, और दोस्तों यहीं पर क्या होता है, यहीं यहाँ तक दोस्तों अगर मान लिया कोई तेल मिलता है, कोई खनिज मिलता है दोस्तों, वो उसी देश का होगा जिसके 200 नॉटिकल मील के अंतर्गत आता होगा। तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए भारत दोस्तों सबसे पूर्वोत्तर बिंदु कौन सा है, किबिथु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, एसएससी जीडी पूछा गया। और आपसे दोस्तों कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में सबसे पहले सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती है, अरुणाचल। अरुण प्लस अंचल है ना, अरुण का क्षेत्र, यानी कि सूर्य का क्षेत्र नाम भी वैसे ही है। तो अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी दोस्तों राज्य है, और यहाँ पे सबसे पहले मतलब सूर्य की किरणें पड़ती है। पश्चिमोत्तर बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, गौरमोता या गुहार मोती गुजरात में स्थित है। और सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा कॉल है दोस्तों, जो कि लद्दाख में है। और सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, जो कि दोस्तों ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। ठीक है, समझ गए। और दोस्तों मुख्य भूमि से लगा हुआ सबसे दक्षिणतम बिंदु, देखिए ये तो दोस्तों आपके अंडमान निकोबार में है। ठीक है, जो मुख्य भूमि से तो दोस्तों कन्याकुमारी है तमिलनाडु में। और दोस्तों कन्याकुमारी कैसा स्थान, याद रखिएगा, जेपीसी से पूछा गया क्वेश्चन है। वह कौन सा स्थान है जो दोस्तों जहां बंगाल खाड़ी, अरब सागर और हिंद सागर, तीनों सागर मिलते हैं दोस्तों, तीनों चीजें मिलती है दोस्तों, आपका कन्याकुमारी है। ठीक है, नोट करके ले लीजिएगा कि भारत का निम्नतम बिंदु कौन है, तो दोस्तों कुटनाड है दोस्तों। ये आपके आरआरबी ग्रुप डी पूछा गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे। चलिए इनको हम मैप के माध्यम से भी आपको समझा देते हैं। दोस्तों भारत है, तो भारत है दोस्तों, ये आपको पता है, इधर इधर दोस्तों ईस्ट होगा, इधर वेस्ट होगा, और इधर नॉर्थ होगा, और नीचे साउथ होगा। देखिए पूरब की तरफ आते हैं दोस्तों, ये आपके किबिथु दिख जाएगा। सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे पूर्वोत्तम बिंदु कौन सा भारत का, किबिथु है। ठीक है, और हमने बताया कहाँ है, तो आपका अरुणाचल प्रदेश, यहीं पे सबसे पहले सूर्य की रोशनी पड़ती है। सबसे पश्चिमी बिंदु कौन, देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पर गुहार मोती या फिर गौरमाता गुजरात में। सबसे उत्तरतम बिंदु कौन दोस्तों, ये दिख लेंगे इंदिरा कॉल दोस्तों, ठीक, लद्दाख में है, सबसे उत्तरतम बिंदु है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों सबसे दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमि से देखते हैं दोस्तों, ये दिख जाएगा आपका मुख्य भूमि वाला कन्याकुमारी, जिसको हम केप कैमोरिन कहते थे पहले। और तो यहाँ पे सबसे अगर दक्षिणतम बिंदु पूछे भारत का दोस्तों, ये हो जाएगा आपका इंदिरा पॉइंट दोस्तों, ये आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दिख भी रहा होगा। ठीक है, समझ गए। चलिए साथ ही सारी चीजें आप समझ गए होंगे। चलिए अब दोस्तों पड़ोसी देश की बात करते हैं, कितने हैं, 7 हम पहले बता दें, 55 MB है। ठीक है, समझ गए। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान, इसको हम दूसरे वीडियो में बहुत ही शानदार तरीके से देखेंगे। ठीक है, चलिए पड़ोसी राज्यों को स्पर्श करने वाले पड़ोसी देशों को, देखिए ऐसे कितने राज्य हमारे जो कि पड़ोसी देशों को स्पर्श करते हैं दोस्तों, तो आपको बता दें 18 है। पश्चिम बंगाल करता है, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ठीक है, और राजस्थान, गुजरात। दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ऐसे देश जो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो 18 हैं। ठीक है, चलिए अब तो पूर्वोत्तर राज्य की बात करें, जिसको हम 7 बहनें कहते हैं। तो पूर्व आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से 7 सिस्टर में से कौन सा नहीं है, तो 7 बहनें कौन कौन सी, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुरी हो गया, मणिपुरी लिख गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछाते हैं कि 7 सिस्टर कौन सी नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो ये देखिए आपको बता दें साथ ही, ये आपका पूर्वोत्तर है। ठीक, ये यहाँ पर 7 सिस्टर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, तो ये आपके एनटीपीसी में पूछा गया। इसके अलावा देखते हैं भारत की जलवायु कैसे, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है दोस्तों, ये याद कर लीजिएगा, आगे हम बताएंगे। ठीक है, जब जलवायु वाले चैप्टर पढ़ाएंगे तो ये आपको यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि भारत जलवायु कैसे, उष्णकटिबंधीय मानसूनी। क्षेत्रफल कितना है, 3287,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है भारत का क्षेत्रफल, तो दोस्तों 2.4%, यानी विश्व में अगर पूरा विश्व 100% है तो उसमें से दोस्तों 2.4% ही भारत है, यूपीएससी में पूछा गया। और कुल जनसंख्या कितनी है दोस्तों, तो 121 करोड़, आपको पता होगा ये
2011 जनगणना के हिसाब से है। और दोस्तों देखिए समझिएगा, भारत कुल विश्व का दोस्तों 2.4% क्या है लैंड लिए हुए है, मगर जनसंख्या दोस्तों 17.74%, यानी कि लगभग 18 व्यक्ति भारत में। अगर विश्व का पूरे व्यक्ति में देखा जाएगा 100 में से 18 लोग कहाँ के होंगे, भारत के होंगे। यूपीएसआई में पूछा गया, ठीक है। वहीं जनसंख्या के मामले में दोस्तों दूसरा स्थान है। वैसे अब दोस्तों पहले पा चुका है, सब बताया जा रहा है दोस्तों, मगर 2011 जनगणना के हिसाब से अभी जब तक पूरी रिपोर्ट आती है, देखिए पहले में भारत है, पहले चीन है, चीन है, फिर दोस्तों भारत है, फिर अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील और पाकिस्तान, ठीक है। तो आपके दोस्तों टॉप हमने बता दिए, पहले पे चीन, भारत, फिर अमेरिका, फिर इंडोनेशिया, फिर ब्राजील, फिर पाकिस्तान। क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों क्या होगा, 7वां स्थान है। रुक चीन अब आया भारत, रुक चीन अब आया भारत, आया भारत, ठीक, ऐसे याद कर सकते हैं। रू से रूस, का से कनाडा, चीन से चीन, अब से आ से दोस्तों अब आ से अमेरिका, बा से ब्राजील, आया से ऑस्ट्रेलिया, भारत से भारत, यानी 7वां स्थान है। भारत से बड़े राज्य कौन कौन से, बड़े देश कौन कौन से, रूस है, फिर कनाडा है, फिर चीन है, अमेरिका है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत है, ठीक है। पुरुषों जनसंख्या दोस्तों देख सकते हैं 62, 32 है ना, 70, 258, यानी कि दोस्तों आपको पता होगा 62,32,70,258, ठीक है। महिला की बात करते हैं 58,75,84,719, ठीक है। ग्रामीण महिलाओं की बात, ग्रामीण जनसंख्या की बात कर लें कितने परसेंट हैं दोस्तों, 83.37 करोड़ ग्रामीण जनसंख्या भारत की, ठीक है, देख लीजिए। और लगभग दोस्तों 68.8% भारत के ग्रामीण जनसंख्या गांवों में निवास करती है। वही दोस्तों बात कर लेते हैं शहरी जनसंख्या की, तो 37.71 करोड़ दोस्तों शहरी है, जो कि दोस्तों 31.2% ही शहर में निवास करते। 10 की जनगणना वृद्धि, देखिए 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, 17.7, यानी कि 2001 से 11 में कितने परसेंट जनसंख्या बढ़ी दोस्तों, 17.7%, ठीक है। लिंगानुपात बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 943 दोस्तों यूपीएसआई में पूछा गया, अन्य एग्जामों में भी पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। शिशु लिंगानुपात दोस्तों 918 है, याद रखिएगा। जनसंख्या घनत्व दोस्तों बहुत पूछता है, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि लगभग दोस्तों औसतन कितना है, यानी 1 किलोमीटर के अंदर लगभग 382 लोग भारत में निवास कर रहे हैं, यूपीएसआई में पूछा गया। कुल साक्षरता कितनी, 74.04% दोस्तों भारत की साक्षरता है। पुरुष साक्षरता दोस्तों थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है, 82.4%, और महिला साक्षरता कम थी, 65.46%, ठीक है। अनुसूचित जनजाति संख्या कितनी है, 16.6% अनुसूचित जनजाति हैं, यानी कि दोस्तों एससी हैं, और एसटी दोस्तों 8.6% एसटी हैं। राज्यों की बात कर ले दोस्तों, 28 राज्य हैं भारत में, ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 है, वो आपको पढ़ा चुके हैं। ज्यामितीय आकार दोस्तों चतुष्कोणीय है, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्रों का विस्तार कितना है, 10.7% भारत में, 18.6% पे पहाड़ है दोस्तों, और पठार कितने, 27.7% पे पठारी भाग है। मैदान कितने पे दोस्तों, 43%, जिस पर सारी खेती होती है। द्वीपों की संख्या दोस्तों 247 है लगभग। अब देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है, राष्ट्रीय पशु बाघ है दोस्तों, और बाघ परियोजना कब चलाई गई, 1973 में। राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है, एशियाई हाथी दोस्तों, 22 अक्टूबर 2010 को दोस्तों ये घोषित किया गया। और भारत का प्रथम हाथी अस्पताल कहाँ खोला गया, मथुरा में खोला गया। और आपको बताते हैं कि भारत का विरासत पशु दोस्तों हाथी है। हाथी दोस्तों 3 राज्यों का भी राजकीय पशु है, जैसे केरल, कर्नाटक और झारखंड का राजकीय पशु क्या है, हाथी ही है, ठीक है। उसके अलावा राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, बरगद है। राष्ट्रीय पुष्प क्या है, कमल। कमल दोस्तों हरियाणा और कर्नाटक का भी राजकीय पुष्प है, ठीक है। वहीं राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो अशोक स्तंभ दोस्तों 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया दोस्तों, सारनाथ से लिया गया, ठीक है। चलिए, और राष्ट्रगान कौन सा है, जनगण मन। आपको पता है इसे किसने लिखा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। सबसे पहले कहाँ गाया गया, तो 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के, है ना, और ये यूपीएसआई में पूछा गया। राष्ट्रगान को दोस्तों 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया, 52 सेकंड में इसको गाते हैं। किसने लिखा, रविन्द्रनाथ टैगोर। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने दोस्तों अमार सुनार बांग्ला, यानी कि बांग्लादेश का भी, है ना, बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। चलिए, वही बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रगीत की। तो राष्ट्रगीत वंदे मातरम दोस्तों किसने लिखा, बंकिम चंद्र चटर्जी से द्वारा लिखा गया, आनंद मठ से लिया गया है। सबसे पहले दोस्तों 1896 के अधिवेशन में गाया गया है, ठीक है, ये भी पूछा गया। और राष्ट्रीय गीत को भी दोस्तों 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया, और ये 65 सेकंड में गाते हैं, ठीक है। वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, ना वो वाला, ठीक है। चलिए, उसके अलावा राजकीय भाषा क्या है, हिंदी है। हिंदी पता है आपको, राजभाषा घोषित किया गया है, ठीक है। आप जाएंगे दोस्तों तो भाग 17 में, ठीक है,
343 आर्टिकल 343 लेकर 351 तक आप पढ़ेंगे अनुच्छेदों में, ठीक, तो वहाँ आपको पता चलेगा। तो 14 सितंबर 1949 को राजभाषा घोषित किया गया, इसीलिए हम प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं, ठीक। और विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन होता है 10 जनवरी को दोस्तों, इसीलिए मनाते हैं, ठीक। तो हिंदी दिवस कब? 14 सितंबर, और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय लिपि क्या है? देवनागरी, और हिंदी भी देवनागरी लिपि में लिखा थी, ये क्वेश्चन पूछा गया। और देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ? तो ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि निकली है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। दोस्तों यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है, आपको पता है कि मुंडकोपनिषद से दोस्तों क्या लिया गया? सत्यमेव जयते लिया गया, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपको बता दें वाराणसी के निकट सारनाथ में अशोक सम्राट द्वारा बनवाए गए स्तंभ के शिखर में ये से लिया गया है, सत्यमेव जयते उसमें लिखा हुआ, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा है। 22 जुलाई 1947 को इसे अपनाया गया। इसके डिजाइन करता कौन है दोस्तों? पिंगली का है। इसके लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3:2, ठीक है। चलिए, और वहीं राष्ट्रीय नदी की बात करें, गंगा, नवंबर 2008 में इसको अपनाया गया। और साथियों कुल लंबाई 25 है दोस्तों, 2 देशों में ये बहती है, भारत और बांग्लादेश, भारत बांग्लादेश, और भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। 5 अक्टूबर 2009 को दोस्तों इसे घोषित किया गया जलीय जीव, और 5 अक्टूबर को इसीलिए दोस्तों क्या मनाते हैं? डॉल्फिन दिवस। और तो डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? रविंद्र कुमार सिन्हा जी को हम डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं, ठीक। डॉल्फिन दिवस याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा? संवत आधारित दोस्तों, ठीक है। और कनिष्क द्वारा दोस्तों ये चलाया गया था, ठीक। कनिष्क आप जानते हो कुषाण वंश के शासक थे कनिष्क, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कनिष्क है ना, ये लिख लीजिएगा, ठीक, कनिष्क द्वारा, ठीक है। कुषाण वंश के शासक थे, हमने उसमें पढ़ाया है, आपको इतिहास में आपको पता होगा, ठीक है। इसे अपनाया कब गया? 22 मार्च 1957 को। और इसका प्रथम महीना कौन सा है दोस्तों? चैत है, और अंतिम फागुन, ठीक। ये आपके जूनियर असिस्टेंट में पूछ लिया गया था कि, ठीक है, कि राष्ट्रीय कैलेंडर संवत का, ठीक है, प्रथम महीना कौन सा है? चैत, ठीक है। 7 देश दोस्तों ये पूछा जाता, कई बार पूछा गया, पेट में पूछा गया है। तो 7 देश दोस्तों भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, मालदीव और अफगानिस्तान है। आई होप दोस्तों ये चीज़ें आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। साथियों कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा, ठीक है। और जाइए हमारे प्लेलिस्ट में, ये आपको मिल जाएगा संपूर्ण इतिहास के नाम से दोस्तों, यहाँ पे हमने संपूर्ण इतिहास पढ़ाया हुआ है, ये कर लीजिएगा। और दोस्तों ये स्टैटिक जीके आप कर लीजिएगा, यूपी पुलिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, और हिंदी पढ़ाते ये पढ़ लीजिएगा। और साथियों अगर चाहते हैं आप PDF तो ज्ञान RBL ऐप पे जाइए, वहाँ दोस्तों ये ई-बुक वाले कॉलम में जाइए, या फिर कोर्सेज वाले कॉलम में, जो चाहिए आपको। और दोस्तों ये आपको मिल जाएंगे, चाहे भारतीय इतिहास के ले सकते हैं 50 रुपये में, हिंदी की मिल जाएंगे 50 रुपये में दोस्तों, स्टैटिक जीके मिल जाएगी, बैच मिल जाएगी दोस्तों। ये हमारा सफलता 2.0 बैच है, जूनियर असिस्टेंट के लिए दोस्तों ले सकते हैं आप सभी। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।